अच्छा जी, अब जो हमने पढ़ना है उसका टॉपिक है बैंकों की अक़साम, फॉर्म्स ऑफ बैंक्स। कि बैंक्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं, किस तरह के होते हैं उन और किस तरह के बैंक्स के क्या क्या काम होते हैं, यानी उन्हें उनके नामों के हिसाब से या उनकी कारकर्दगी के हिसाब से उनको हमने कैटेगराइज़ किया हुआ होता है। सबसे पहले जो है वो सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक सब बैंकों का बैंक होता है, ठीक है जी। हर मुल्क में जो है सेंट्रल बैंक ही ज़र के निज़ाम को चलाता है, ज़र के बैंकारी को मुस्तहकम करता है, जदीद तरीक़े इख्तियार करता है, ठीक है। और निज़ाम जो सरमाए का निज़ाम है उसको भी बेहतर करता है, माली निज़ाम को बेहतर करता है, ज़री पॉलिसियों को कामयाबी से चलाने की कोशिश करता है ताकि मुल्क में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना हो और कीमतें जो हैं वो हमारी एक ख़ास सतह पे मुस्तहकम रह सकें। इसका काम नफ़ा कमाना नहीं होता ये, बल्कि बाकी बैंकों का मुहाफ़िज़ होता है, उनको कंट्रोल करता है, बाकी तिजारती बैंकों को। और मुख्तलिफ़ ममालिक में इसके जैसे मुख्तलिफ़ नाम हैं, लेकिन उनके फंक्शंस जो हैं वो एक ही जैसे होते हैं। पाकिस्तान में जो बैंक है सेंट्रल बैंक, उसे हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जो कि 1 जुलाई 1948 को कायम हुआ था, ठीक है। अमेरिका में फ़ेडरल बैंक ऑफ अमेरिका है, इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंग्लिस्तान में बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये कि प्रोफेसर डी कॉक जो हैं मरकज़ी बैंक की जो तारीफ़ करते हैं उसमें वो कहते हैं कि मरकज़ी बैंक का अवलीन मकसद नोटों को जारी करना, ज़र की कदर को मुस्तहकम रखना होता है, नफ़ा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है। एक्चुअल जो इसके दो मेजर फंक्शंस हैं ये हम आगे इसको तफसील से पढ़ेंगे कि वो किस तरह नोट जारी करता है और किस तरह ज़र की कदर को मुस्तहकम रखता है, ठीक है। अगले आने वाले चैप्टर्स में 1 बाय 1 हम ये सब टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करते चले जाएंगे। फिर तिजारती बैंक होता है। मरकज़ी बैंक के अलावा तिजारती बैंक्स होते हैं जो कि नफ़ा कमाते हैं। वो वजूद में इसीलिए आते हैं या वो बनाए इसलिए जाते हैं कि वो नफ़ा कमाएं, वो खिदमत खल्क़ के लिए नहीं बनाए जाते। यानी वो इस तरह करते हैं कि लोगों की अमानतें जमा करते हैं, दूसरी तरफ वही रकूम जो है वो ताजरों को, सनतकारों को और दूसरे जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको कर्ज़ दे देते हैं और उस कर्ज़ पे वो सूद वसूल करते हैं, ठीक है जी। इस तरह से जो बैंक हैं मुख्तलिफ़ तिजारती और कारोबारी तरक्की के लिए अहम किरदार ज़रूर अदा करते हैं, क्योंकि जिन्हें भी कर्ज़ चाहिए होता है कारोबार करने के लिए या कोई अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, ये बैंक्स उन्हें कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट पे कर्ज़ अदा कर देते हैं या कर्ज़ फराहम करते हैं। अब पाकिस्तान में जितने भी हैं जैसे नेशनल बैंक है, हबीब बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, फर्स्ट वुमेन बैंक है, अस्करी बैंक है, अल फलाह, मिज़ान, फैसल, ये सब जो हैं वो तिजारती बैंक हैं। अब तिजारती बैंकों की भी आगे दो कैटेगरीज़ होती हैं, दो तरह के बैंक होते हैं। नंबर एक फ़हरिस्ती बैंक या शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, दूसरा गैर फ़हरिस्ती या नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। अब जो फ़हरिस्ती बैंक है, फ़हरिस्ती बैंक जो है उसको कारोबार करने के लिए सेंट्रल बैंक से इजाज़त लेनी पड़ती है और उसके सरमाए की कम से कम हद भी उसका तयन किया जाता है। मिसाल के तौर पर जी 1 अरब रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं अपना कारोबार, 1 करोड़ रुपए से कर सकते हैं या 50 लाख से अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और ये इस बात के भी पाबंद होते हैं कि बैंक जो है वो कुछ रिज़र्व जो कैपिटल है वो अपने पास जमा करवाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये 1 करोड़ से अपना काम करना शुरू करें तो हो सकता है बैंक सेंट्रल बैंक इन्हें कहे कि 10 लाख रुपए मेरे पास जमा करवाओ एज़ अ रिज़र्व रेशो। उसकी वजह ये होती है कि जब इन बैंक्स पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर बैंक उसी रिज़र्व पैसे से इनकी मदद करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है जी। तो अब जो पाकिस्तान में सेंट्रल जो शेड्यूल्ड बैंक हैं उनमें नेशनल, हबीब, यूनाइटेड, एलाइट, कमर्शियल बैंक्स वगैरह जितने भी हैं ये सब शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। और ये बैंक मरकज़ी बैंक के मुकम्मल तौर पे ताबे नहीं होते कि भाई हर काम उनके मुताबिक करें, लेकिन इनको जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं इन बैंक्स को मरकज़ी बैंक की सेंट्रल पॉलिसी पे ज़रूर चलना पड़ता है, ठीक है। ये उसी के तयशुदा असूल और ज़वाबित पे काम करते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स ऐसे कारोबारी इदारे हैं कि जिन्हें
जिनकी सरमाए की हद कोई मुकर्रर नहीं की जाती, वो जितने मर्ज़ी सरमाए से चाहे कारोबार कर लें, और ना ही वो इस चीज़ के पाबंद होते हैं कि वो अपनी रकम का कुछ हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाएं, क्योंकि सेंट्रल बैंक उनकी मदद नहीं करता। ठीक है, अगर वो उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो दिवालिया हो जाते हैं, तो सेंट्रल बैंक उनकी मदद नहीं करता। हाँ, अलबत्ता वो सेंट्रल बैंक के किए दिए गए असूल व ज़वाबित पे काम करने के पाबंद होते हैं। ठीक है ना। अब जितने भी पाकिस्तान में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो सब के सब इसी किस्म के बैंक्स हैं। ये देखिए, ठीक है जी। तिजारती बैंक के आगे फहरिस्ती बैंक हैं, मतलब दो इसकी कैटेगरीज़ हैं, फहरिस्ती बैंक और शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है जी, ये देखें। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सनती बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। अब जो ये इंडस्ट्रियल बैंक हैं, इनको सिर्फ हम क्या करते हैं जी, सनत की तरक्की तक महदूद कर दिया गया होता है इन्हें। ये लोग सनतकारों को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म हर तरह के कर्ज़े फ़राहम करते हैं। अब ये कर्ज़े उनको मुल्की करेंसी में भी फ़राहम करते हैं और गैर मुल्की करेंसी यानी ज़र मुबादला के तौर पे भी उनको दिए जाते हैं। और पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि सनती तरक्याती बैंक, ठीक है जी। फिर पिकिक भी कारपोरेशन है, पाकिस्तान सनती कर्ज़े और सरमायाकारी की कारपोरेशन। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये सनती बैंक के तौर पे काम करती हैं। इसी तरह आप देखें, अगला जो हमारे बैंक की किस्म है वो है ज़रई बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम जो है वो एग्रीकल्चर को तरक्की देना है। ज़राअत पेशा लोगों को ये हर तरह के जो हैं वो कर्ज़े फ़राहम करती हैं, चाहे शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, मीडियम टर्म हो, ताकि वो खाद, बीजें, ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग सीज़न में थ्रेशर और दीगर आलात जो हैं जदीद तरीके से वो काश्तकारी कर सकें, हार्वेस्टिंग कर सकें। और मशीनी काश्त से फिर पैदावार में भी इजाफ़ा होता है। इनकी जो शराइत होती है वो आसान होती हैं, क्योंकि किसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त शराइत पे कर्ज़ नहीं ले सकते। पाकिस्तान में जो है वो ज़रई तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई बैंक है। इसी तरह फिर ज़र मुबादला के बैंक आ जाते हैं। ज़र मुबादला के बैंक जो होते हैं, इसमें क्योंकि हर मुल्क को जो है वो मुल्की और गैर मुल्की करेंसियों में काम करना पड़ता है। ठीक है, जो बैनुल अक़वामी तिजारत होती है उसमें उनको हर तरह की करेंसियों का लेन देन करना पड़ता है। इसलिए ये जो भी ज़र मुबादला से ये रिलेटेड होते हैं, उन बैंक्स को हम फ़ॉरेन एक्सचेंज बैंक्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिकन एक्सप्रेस, चार्टर्ड बैंक है, नेशनल एंड ग्रैंड लीज बैंक है। ये सब बैंक्स वो हैं जो ज़र मुबादला के तहत काम करते हैं, और इसमें हम गैर मुल्की करेंसी के अकाउंट्स भी खोल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बचत के बैंक आ जाते हैं। ये बैंक्स वो होते हैं जो ख़ुद तो कारोबार नहीं करते हैं, लेकिन लोगों की बचतें अपने पास रख के गवर्नमेंट को फ़राहम कर देते हैं, और गवर्नमेंट इन्हें सरमायाकारी में लगाती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा जो पोस्ट ऑफिसेज़ हैं और जो हमारे पास कौमी मरकज़ बचत है, NSC हैं, ये वो बैंक्स हैं कि जो लोगों की छोटी छोटी रकूमात भी अपने पास जमा करते हैं और मुख्तलिफ़ स्कीमों के तहत उनको अपने पास से यानी कि कुछ उन कारोबार भी करवाते हैं और उनकी पैसों पे कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट भी देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इमदाद बहमी के बैंक आ जाते हैं। इमदाद बहमी के जो बैंक हैं, इनका सरमाया ज़्यादातर जो है वो अपनी मदद आपके तहत होता है। मिसाल के तौर पर ये ज़्यादातर देहाती इलाकों में कायम किए जाते हैं। काश्तकार जो हैं वो अपनी सहूलियात के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ें हासिल करने के लिए, आसानी के लिए जो हैं काश्तकारों को मुख्तलिफ़ तरह की बचतों के साथ हौसला अफजाई देते हैं, उनसे कर्ज़ फराहम करते हैं। जैसे पाकिस्तान में ज़िम्मेदारा कोऑपरेटिव बैंक है, ये इमदाद बहमी के बैंक की ही एक किस्म है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान में जो इंतज़ाम के लिहाज से इसके 3 मराहिल हैं, यानी कि जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो देही सतह पे भी होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो कि ज़िले की सतह पे होते हैं,
और प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं जो सूबाई सतह पे होते हैं, यानी कि जो देहात में कायम किए गए होते हैं वो देही तरक्की के लिए अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। जो ज़िलाई सतह पे है वो ज़िलाई सतह पे काम करते हैं, और सूबाई जो हैं वो सूबे की सतह पर काम करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रहन के बैंक आ जाते हैं, मॉर्गेज बैंक्स। अक्सर आपने सुना होगा कि जी मैंने अपना ज़ेवर रखवा के और इतना 40 लाख रुपए लिए, 10 लाख रुपए लिए, और जब मैं ये वापस करूँगा तो ज़ेवर वापस मिल जाता है। इस तरह की जो लोग जो जायदाद, अपनी ज़मीनें, मकान, सनती मशीनरी, कीमती अशिया वगैरह अपने बैंकों के पास रखवा कर और उनसे कर्ज़ा हासिल कर लेते हैं। बैंक्स जो हैं जब तक कि उनको असल रकम उनकी बैंक्स को नहीं मिल जाती है, बैंक्स उनके पैसे वापस नहीं करते हैं, बल्कि जो जायदाद या जो भी कीमती अशिया बैंक ने मॉर्गेज के तौर पे रखी हुई होती हैं वो उनसे कोई ना कोई फ़ायदा हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर घर मॉर्गेज पे है तो वो उसका किराया भी बैंक ही रखेगा, ठीक है, वो बैंक की आमदनी होगी। और आम तौर पर जो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं वो मॉर्गेज बैंक्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान में जो हमारी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, तामीर मकानात की माली कॉरपोरेशन, ये तिजारती बैंक भी है। ये जो है वो एक तरह से मॉर्गेज के तौर पे काम करती हैं, यानी कि जब किसी ने अपना मकान बनाने के लिए कोई चीज़ या उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो लोग माली कॉरपोरेशन के पास जाके अपने कोई ना कोई ज़मीन, इसमें ऐसा भी होता है कि जिस प्लॉट पे आप घर बना रहे हैं वही बैंक जो है उसी ज़मीन को मॉर्गेज के तौर पे रख लेता है और आपको पैसे दे देता है। फिर आप उस पर अपना घर तामीर करते हैं। जब तक आप अपनी असल रकम बैंक को वापस नहीं करते, ये जो घर है ये आपके नाम नहीं हो सकेगा। जिस दिन आप बैंक के तमाम पैसे अदा कर देंगे, बैंक ये घर आपके नाम कर देगा। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं मॉर्गेज बैंक्स। इंशाल्लाह कल हम अगला अपना टॉपिक करेंगे। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बहुत मुश्किल तो नहीं लगा होगा, इसको ध्यान से पढ़ लें। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होती है।